नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज़ाद बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अपनी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हमें प्रश्नोत्तरी सेशन प्रारंभ करना था और इस प्रश्नोत्तरी सेशन के बारे में हमने पूर्व में भी आपको पिछले सप्ताह जानकारी दी थी, लेकिन पिछले सप्ताह हम इसको प्रारंभ नहीं कर सके थे जिस अनुरूप में हम चाहते थे, जिस दिशा में हम चाहते थे। लेकिन इस सप्ताह से चीज़ों को हमें लेकर के चलना है और इस दिशा में आज का ये मेरा पहला प्रयास है। सप्ताह के पहले दिन ये पहला प्रयास है और इस प्रकार से इसको हम और बेहतर बनाने का, प्रतिदिन और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन ये देखा जाएगा कि इसमें क्या अतिरिक्त चीज़ें जोड़ी जाएं जिससे हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के और बेहतर कर सकें। उस दिशा में भी हम यहाँ पर कार्य करेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन में लगभग 20 से 22 प्रश्न हैं और एक एक करके हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, इस प्रश्न में दो सूचियां दी गई हैं। ठीक है, दो सूचियां यहाँ पे दी गई हैं और इन्हीं दोनों सूची को मिलान करते हुए फिर आगे के विकल्प पर आपको जाना है। तो पहले इन दोनों सूचियों को आप देख लीजिए। ये सूचियां हैं, एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, दूसरी तरफ ये बस्तियां जिस नदी से संबंधित हैं उन नदियों के बारे में जानकारी दी गई है और आपको क्या है कि मिलान करना है। ठीक है, चलिए ये आप देखिए, इसको अच्छे से देखिए और इसमें से यदि एक दो के बारे में भी आपको पता होगा तो भी आप आसानी से जवाब इसका दे सकते हैं, निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा विचार करिए और मैं यहाँ पे कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे आप जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पढ़ते होंगे, पहली बार पढ़ते होंगे, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि भाई हड़प्पा क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, एक ही सभ्यता के अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं। तो आपको बता दें कि जब हम इस सभ्यता को पढ़ते हैं कि भाई ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रथम जो अवशेष थे वो हड़प्पा नामक स्थान पर पाए गए थे। अब आप बोलोगे कि इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि इस सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थान थे, जो प्रारंभिक स्थान थे, जब उनकी खोज की गई तो उनमें से जो ज़्यादातर स्थान थे वो कहाँ मिले, वो सिंधु नदी के किनारे मिले। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और जब हम बात कर रहे हैं, जैसा हमने बोला कि जो प्रारंभिक स्थल थे वो ज़्यादातर सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर मिले। ठीक है, तो खोज की गई ना, और जब खोज की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रकार की सभ्यताओं की खोज के लिए, इस प्रकार की संस्कृतियों की पहचान के लिए भारत में भी एक संस्था है और इसका नाम है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। क्या नाम है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की जब हम बात करते हैं तो इसका आप कह सकते हो उद्भव कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि इसके जन्मदाता थे एक व्यक्ति जिसका नाम था एलेक्जेंडर कर्निंघम। एलेक्जेंडर कर्निंघम जो थे ये इसके जन्मदाता आप कह सकते हो थे। एलेक्जेंडर कर्निंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात कर लें कि इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है तो ये जाता है वायसराय कर्जन को, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो एलेक्जेंडर कर्निंघम इसके जन्मदाता माने जाते हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के। और इसके आप कह सकते हो जिन्होंने इसकी स्थापना कराई उसका श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को, ये आपको पता होना चाहिए। यदि इनके प्रथम महानिर्देशक के बारे में पूछ लिया जाए, यदि इनके प्रथम महानिर्देशक के बारे में पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग जो है इसके प्रथम महानिर्देशक कौन थे, तो इनका नाम भी याद रखना है, जॉन मार्शल। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जॉन मार्शल।
और जॉन मार्शल का नाम क्यों याद रखना जरूरी है? जॉन मार्शल का नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के समय काल में राखाल दास बनर्जी का नाम आपने सुना होगा, और राखाल दास बनर्जी के साथ दयाराम साहनी, इन दो लोगों ने वर्ष 1921 और 1922 में इन दोनों स्थानों को खोज निकाला। दयाराम साहनी वर्ष 1921 में इनको हड़प्पा स्थल की खोज का श्रेय जाता है, और वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। तो इतनी बेसिक जानकारी भी इस प्रश्न से जुड़ी हुई थी, इस चैप्टर से जुड़ी हुई थी, जो हमें जानना जरूरी है। अब हम जैसे लोथल की बात करें तो लोथल सबसे पहले याद रखिएगा, लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। कालीबंगा की यदि हम बात करें, कालीबंगा का हड़प्पा आप जानते हैं रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर इसका संबंध हो जाता है, और रोपड़ की बात करें तो सतलज से इसका संबंध है, और इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न से जुड़े हुए जो विकल्प थे कुछ इस प्रकार दिए थे, लेकिन जब हमें सबके बारे में पता करना है तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम परीक्षा में नहीं बैठे हैं, तो ज़रूरी है कि सभी 4 विकल्प यदि इसमें हैं तो चारों के बारे में हमें जानकारी हो। चलिए इसको देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इस संस्कृति के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है ये आपको बताना है। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, आज हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। बताइए इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आप जानते होंगे एक चीज़ कि सिंधु क्षेत्र की जो प्रथम प्रजाति थी, सिंधु सभ्यता की या सिंधु क्षेत्र की जो प्रथम प्रजाति थी, जिसको बोलते थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेल, ये क्या थी? ये इस सभ्यता की प्रथम प्रजाति थी। और आपको बता दें कि आज ये जो प्रजाति है ये मध्य भारत में SC और ST के रूप में जानी जाती है, SC ST समुदाय के रूप में विद्यमान है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइएगा, सिंध हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पे एक शब्द है संस्कृति, तो कई बार आपको दिक्कत होती होगी कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। यहाँ पे आपको बता दें, जब संस्कृति की हम बात करते हैं तो पुरातात्वविद जो होते हैं इस शब्द को यह कहते हैं कि इसका प्रयोग पूरा जो वस्तुएं होती हैं, पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, कि ऐसे समूह के लिए किया जाता था जो विशिष्ट शैली के होते हैं। पूरा वस्तुएं जो विशिष्ट शैली की होती थी उनके समूह के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता था। जब सभ्यता की बात करते हैं तो जब एक विस्तृत भू क्षेत्र पर पाई जाने वाली संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसको सभ्यता के नाम से जो हमारे पुरातात्वविद थे वो जानते थे। तो संस्कृत और सभ्यता का संदर्भ पुरातात्वविदों के माध्यम से इसका अर्थ क्या होता है ये आपने जाना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इसका सही उत्तर है सी विकल्प, जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वही इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। कहाँ पर स्थित है मोहनजोदाड़ो आपको बताना है। चलिए बताइएगा, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। आप जानते होंगे हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल आपको पता होना चाहिए। 4 भौगोलिक स्थल, और इन 4 भौगोलिक स्थलों की जब हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहला आता है मांडा, दूसरा आता है आलमगीरपुर, तीसरा आता है दैमाबाद, और एक जो भारत से बाहर है वो कौन सा है, वो है सुतकोंगे डोर। ठीक है, सुतकोंगे डोर। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जब हम मांडा की बात करते हैं, मांडा का संबंध है अखनूर जिला, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, चिनाब नदी के तट पर है। आलमगीरपुर की बात करें, ये मेरठ से संबंधित है, और इससे संबंधित नदी कौन सी है तो याद रखिएगा इसका संबंध है हिंडन नदी से, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। दैमाबाद की बात करें, इसका संबंध है महाराष्ट्र से,
और इसका संबंध जिस नदी से है दैमाबाद का, वह भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है परवरा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? परवरा नदी। और सुत कोंगेडोर की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा दास्क नदी से इसका संबंध है। ठीक है, तो इतनी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब बात हम कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में कि भाई मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था। तो मोहनजोदाड़ो की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संबंधित है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए मांडा के बारे में, तो मांडा जो है ये सबसे उत्तरी स्थल था, दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था और सुत कोंगेडोर ये सबसे पश्चिमी स्थल था सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। ये जानकारी भी आपको रखनी है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन से स्थल अंतिम थे, बॉर्डर थे, ये बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? इनमें से कौन सा स्थल है जो अब पाकिस्तान में है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? अभी इनमें से कुछ के बारे में हमने बात किया, जैसे आलमगीरपुर के बारे में अभी हमने बात किया, तो आलमगीरपुर तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, लोथल के बारे में अक्सर बात होती है तो लोथल भी निकल गया, क्योंकि लोथल आप पढ़ते हो बंदरगाह। ठीक है, हड़प्पा और कालीबंगा ये दो पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा इस अध्याय को तो वो समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है हड़प्पा। तो इसका उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है हड़प्पा। ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है, क्योंकि बाकी के सभी स्थल जो यहाँ पे हैं वो भारत में हैं। जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की, तो हम बात करते हैं इनके नगर विन्यास की। ठीक है, नगर विन्यास में यदि हम बात करें तो सबसे प्रमुखता से क्या देखने को मिली? सबसे प्रमुखता से देखने को मिलती थी कि भैया जो सड़कें होती थी इनके यहाँ, वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर ईंटों के कई प्रकार देखने को मिले, यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिला, और जो ईंटों का प्रयोग था उसमें कच्ची ईंटों का भी प्रयोग, डिजाइनदार ईंटों का प्रयोग और पकी हुई ईंटों का प्रयोग, साथ ही साथ फन्नीदार ईंटों का प्रयोग देखने को मिला। फन्नीदार ईंटों का प्रयोग जब हम बात करते हैं तो जल निकासी के लिए प्रयोग हुआ। कच्चे ईंटों का प्रयोग चबूतरे बनाने में, सड़क निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। पक्की ईंटों के प्रयोग की बात करें तो जब भवन निर्माण की बात आती है तो वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है सिंधु सभ्यता में। और अलंकृत या डिजाइनदार ईंटों की प्रयोग की बात करें तो एकमात्र जगह पे ये देखा गया है, और वो जगह है कालीबंगा। कालीबंगा एकमात्र जगह है सिंधु सभ्यता में जहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने को मिला। और कालीबंगा में जो अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने को मिला, ये फर्श बनाने के दौरान किया गया था। मतलब अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग था वो फर्श बनाने के लिए किया जाता था, और सिर्फ एकमात्र स्थल है जहाँ पर इसके साक्ष्य मिले, वो स्थल है आपका कालीबंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है कहाँ का? चलिए, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है कहाँ का? चलिए बताइएगा। आज डेमो के तौर पर ये क्लास है, जैसे आप लोग बताएंगे फिर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है कहाँ का? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या आलमगीरपुर का? चलिए, दधेरी की बात करें तो याद रखिएगा दधेरी परवर्ती स्थल है कहाँ का? पंजाब का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ वन लाइनर हैं, जैसे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यदि आपने पिछला जो प्रश्न था उसको ध्यान से पढ़ा होगा, इससे पहले का जो प्रश्न था जिनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, उसी का उल्टा ये पूछ लिया गया है। और कुछ विकल्प ऐसे हैं जो वहाँ पर दिए गए थे और यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इस आधार पर आप टिक कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब। इसका सही हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर? बोला जा रहा है लोथल जो है, क्योंकि एक बंदरगाह था
ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये किस नदी से संबंधित था, लोथल जो स्थल है वो किस नदी से संबंधित था। और यदि आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा तो ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है, यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का मैं समय देता हूँ और इसी 10 सेकंड में आपको जवाब देना होता है। जब हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल भोगवा नदी से संबंधित है, ठीक है। एकमात्र बंदरगाह था जो कि भोगवा नदी से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित कहाँ पे है। चलिए 3 प्रश्न लगातार लोथल से संबंधित देखने को मिले। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि भैया लोथल कहाँ पर स्थित था। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है आपसे कि लोथल स्थित कहाँ पे था। लोथल जैसे मैंने आपको बोला एक बंदरगाह था, और बंदरगाह की जब हम बात करते हैं तो बंदरगाह पंजाब में हो नहीं सकता, बंदरगाह राजस्थान में हो नहीं सकता, या तो सिंध में हो सकता है या तो गुजरात में हो सकता है। और लोथल क्योंकि भारत का पुरातात्विक स्थल है, भारत में है, तो इसका संदर्भ कहाँ से है, गुजरात से। मतलब कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में मान लीजिए हमें जानकारी नहीं भी है तो भी हम जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि पूछ लिया गया लोथल, हम जान रहे हैं लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है। अब अगर बंदरगाह था तो भैया पंजाब और राजस्थान में तो चांस ही नहीं है, हो कहाँ सकता है, तो गुजरात या तो सिंध में हो सकता है, और इस आधार पे भी हम जवाब दे सकते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। चलिए बताइएगा, सभी का जवाब इस यहाँ पर आना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब सभी को देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। चलिए जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सा है। मतलब यदि आप चीज़ों को सुन रहे होंगे ना और आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आप उस स्थिति में हैं कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसका जवाब देने में सक्षम हैं। हम बार बार क्या करें, पत्तन नगर की बात कर रहे हैं, हमने बार बार एक शब्द प्रयोग किया, बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह। बात किसकी हो रही थी, भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की, जो कि गुजरात से संबंधित है। मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए फिर वही प्रश्न पूछ लिया गया, लोथल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में कभी आ गया और आप गलत करके आ गए तो आपके लिए बड़ा शर्मनाक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इनमें कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए बताइएगा, कौन सा स्थल इनमें से है जो जिसका संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है। क्या कालीबंगा हो सकता है, क्या रोपण हो सकता है, क्या पाटलिपुत्रा हो सकता है, या लोथल हो सकता है। यदि आपने पहला प्रश्न ध्यान से देखा होगा, पहला प्रश्न जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ पर सभ्यता से संबंधित स्थल दिए हुए थे और नदियों के नाम दिए हुए थे, ठीक है। उस प्रश्न में यदि हम बात करें, कालीबंगा भी दिया हुआ था, उस प्रश्न में रोपण भी दिया हुआ था, उस प्रश्न में लोथल दिया हुआ था। नहीं दिया था तो लोथल के बारे में 4 प्रश्न लगातार हमने देखा और हमें पता है कि लोथल सिंधु सभ्यता से संबंधित है। यदि पहले प्रश्न में कालीबंगा था, मतलब कालीबंगा भी संबंधित था, रोपण भी संबंधित था। कौन सा संबंधित नहीं है, वह है पाटलिपुत्रा। तो इस प्रकार से आप उन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं जिनके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है, चलिए बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है, आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है। देखो, भारत के सबसे बड़े हड़प्पन पूरा स्थल की बात किया जाए तो वहाँ पे बात आती है राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ, जैसे जब हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में तो एक तो नगरों के बारे में पढ़ना होता है, दूसरा कृषि से संबंधित अक्सर प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कृषि से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, कृषि से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, गन्ने के साक्ष्य कहाँ से मिले, बाजरा के साक्ष्य कहाँ से मिले, रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले, सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिले। कुछ इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। कपास की यहाँ पर बात इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
कपास को लाने का जो श्रेय जाता है वो सैंधो सभ्यता के लोगों को जाता है। विश्व में कपास उगाने वाले पहले लोग थे सैंधो सभ्यता के लोग, इसलिए हम कपास की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। गन्ना की बात करें तो गन्ने का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला था। चावल की यदि हम बात करते हैं तो सैंधो सभ्यता में चावल के साक्ष्य हमें मिले थे। कहाँ से मिले थे? सैंधो सभ्यता में जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो लोथल और रंगपुर से मिले थे। ठीक है, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले थे, गन्ने के साक्ष्य मिले नहीं हैं। अब बात आती है बाजरा की। बाजरा की यदि हम बात करें तो बाजरा के जो साक्ष्य थे वो लोथल और सौराष्ट्र से मिले थे। कहाँ से मिले थे? सौराष्ट्र और लोथल से किसके साक्ष्य मिले थे? बाजरा के साक्ष्य मिले थे। बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलता है। क्या रागी के साक्ष्य सैंधो सभ्यता से मिले थे? तो आप बताओगे जी हाँ। कहाँ से मिले थे? रोजदी नामक एक स्थान था, नोट कर लीजिएगा, रोजदी नामक स्थान, और ये संबंधित था गुजरात से, जहाँ से रागी के साक्ष्य मिले थे। अब बात आती है सरसों के साक्ष्य। सरसों की जब साक्ष्य की बात करते हैं तो आपको पता होगा एक स्थान था कालीबंगा। ठीक है, एक कालीबंगा नामक स्थान था, और इस कालीबंगा नामक स्थान से आपको पता होगा जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। इसी कालीबंगा नामक स्थान से, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, तो ये जो जुता हुआ खेत था इसी में सरसों भी मिला था। ठीक है, तो सरसों कहाँ से मिला? सरसों मिला कालीबंगा से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, माफ़ी चाहता हूँ। अब हम बात कर रहे थे कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, और इसी जुते हुए खेत में सरसों के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब बात हल की आती है कि भाई जुता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ, तो कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हल की मिट्टी का बना हुआ हल खिलौने के रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह भी आपको याद रखना है। दो स्थान, एक है बहावलपुर, ये पाकिस्तान में है, और दूसरा है फतेहाबाद है हरियाणा में। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप बताओगे कालीबंगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हल की प्रति आकृति, आप कह सकते हो हल का जो स्वरूप था जिसमें मिट्टी के खिलौने बनाए गए थे, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो दो स्थान बहावलपुर और फतेहाबाद, ये दोनों आपको कृषि के संदर्भ में याद रखने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान है जो घग्गर और इनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आपको बताना है। घग्गर और इनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित स्थान कौन सा है? यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बात हो रही है घग्गर और उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, और घग्गर की जब हम बात करते हैं तो घग्गर का संबंध कहाँ से जुड़ता है? आप सब जानते हैं, घग्गर की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध जुड़ता है बनावली से। तो इसमें जो स्थान है वो है बनावली। ठीक है, क्योंकि आलमगीरपुर की बात करें, हमने बात किया था मेरठ के संदर्भ में हिंडन नदी, लोथल की बात किया था भोगवा नदी, मोहनजोदाड़ो आप जानते ही हैं। यहाँ पे बचा था बनावली, तो बनावली इसका सही उत्तर है। एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं, हमने सैंधो सभ्यता से संबंधित नगरों के बारे में देखा, हमने कृषि के बारे में देखा। एक प्रश्न जो और पूछा जाता है वो पूछा जाता है पशुपालन से संबंधित। तो आइए पशुपालन के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। जैसे बोला जाता है कि भाई सिंधवासी किस जानवर से परिचित थे? जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा, सिंधवासी जो थे वो हाथी से भी परिचित थे, घोड़े से भी परिचित थे, लेकिन वो इसको पालतू नहीं बना सके थे। इसके साथ साथ यदि घोड़े के बारे में और कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसकी जो अस्थियां थी, अस्थि पंजर जो इसके प्राप्त हुए वो सुरकोतड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए, और इसके जो दांत प्राप्त हुए वो राणा घुंडई नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, तो
दांत और हड्डियां दोनों अलग अलग हैं, दोनों के संदर्भों में इसको याद रखना है। इसके साथ साथ यदि पूछ लिया जाए कि घोड़े की मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई, तो घोड़े की जो मृण मूर्तियां थीं उनमें सबसे पहला स्थान आपका आता है लोथल और दूसरा स्थान आता है रंगपुर, जहां से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग भालू, बंदर, गैंडा इन सभी से परिचित थे। शेर का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से जीव विज्ञान के आपके प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, तो आइए जीव विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो मृदा में किसकी कमी से उगते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कीटभक्षी पौधों की जब हम बात करें तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है और ये आपके यहाँ पूछा गया है। चलो इसको बताइएगा। जीव विज्ञान के सभी प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए प्रश्न हैं। क्या बोला जा रहा है? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और उसको क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसको क्या कहते हैं? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इन्हीं चारों विकल्पों में आपको बताना है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, इसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पैरासाइटिज्म बोलते हैं। पैरासाइटिज्म इसका सही उत्तर है। आप जानते हैं जब जीवों की बात हम करते हैं तो जीवों के जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और 2% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसको भी याद रखना है। बोला जा रहा है जहाँ जीव रहता है उस सटीक स्थान को क्या कहते हैं? जीव जहाँ रहता है उसके सटीक स्थान को क्या कहते हैं? एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जीवों की द्विपद नामकरण की जो पद्धति थी उसको किसने शुरू किया? तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस का नाम आप याद रखिएगा और इन्हीं को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है जीव जहाँ रहता है उस सटीक आवास, उस सटीक स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आवास। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? चलिए बताइएगा। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की बात करें तो 4 विकल्प हैं, फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक का नाम आता है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है कौन सा है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में सक्षम है कौन सा है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको सही जवाब देना है और आपको बता दें इसका सही उत्तर है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है आपको बताना है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है ये आपको बताना है। जीवों में अत्यधिक विविधता की जब हम बात करते हैं तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या कारण है? उत्परिवर्तन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज का अभ्यास प्रश्न ये आपका है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? ये आपका अभ्यास प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न का मतलब है कि इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की कि कल का टॉपिक क्या होगा। कल मंगलवार है, मंगलवार का हमारा टॉपिक क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसमें हम जीव विज्ञान में देखेंगे कोशिका ऊतक, कोशिका ऊतक और दूसरा देखेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और कोशिका ऊतक इसको तैयार करके आइएगा। कोशिका एवं ऊतक, साथ ही साथ बौद्ध धर्म। पहले भी टॉपिक 1 सप्ताह के दिए गए थे, वही चल रहे हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नहीं पता है, तो 2 टॉपिक देख के आना है। पहला जीव विज्ञान कोशिका ऊतक और दूसरा बौद्ध धर्म। ये 2 टॉपिक आपको तैयार करके आना है। देखो, ये जो सेशन है इसका हमारा उद्देश्य है कि जो टॉप 50 टॉपिक दिए गए थे ना,
इन्हीं टॉप 50 टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपने इस सेशन को हमें रखना है। यदि हम डेली बेसिस पे सप्ताह में 5 दिन यदि हम अध्ययन करते हैं और 5 दिन यदि हम 5 टॉपिक देख रहे हैं, 2 विषयों के 10 टॉपिक देख रहे हैं, मतलब क्या है कि एक महीने में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे जो हमारे 50 टॉपिक हैं, और परीक्षा तक कम से कम 3 से 4 बार ये चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाएंगी प्रश्नोत्तरी सेशन के माध्यम से। और टारगेट वीडियो के माध्यम से तो आप कर ही रहे हैं। टारगेट वीडियो के माध्यम से जो आपके कोर सब्जेक्ट थे उनको आपने 3 बार समाप्त कर लिया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब यदि ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 3 बार 4 बार संबंधित पूरी पुस्तक कोई अध्ययन नहीं कर पाया है, ठीक है। जो पहले से कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो नए जुड़ते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो रणनीति है वो बहुत बेहतर तरीके से है। आज इस सप्ताह का जो टारगेट वीडियो है थोड़ा सा विलंब से मिलेगा, मैंने आपको अवगत करा दिया है, शाम 5 बजे तक वो आपको मिलेगा। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा, अभ्यास प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, और यदि आपके कुछ सुझाव हैं इस सेशन से संबंधित तो वह भी आपके सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।